हेलो गाइस, वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। और आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में है ये गाइस। तो इसमें हम जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, पाषाण काल वगैरह, और यहाँ से फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता इति से जितने भी सभ्यता वगैरह होती है। तो अगर हम बात करें स्रोतों के आधार पर, तो हम इतिहास को पढ़ने के लिए स्रोत होते हैं हमारे पास, हम उन रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हम इतिहास के स्रोत देखेंगे, हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इस तरीके से जो हमारा इतिहास है, अब इतना लंबा इतिहास होता है जिसको समझने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, इसमें मिक्सअप ना हो जाए और हम इसको अच्छे से समझ पाए, इसीलिए जो हमारे पुरातत्ववाद हैं जिन्होंने इतिहास को एक समझ बनाई है समझने के लिए, जितने भी विद्वान वगैरह होते हैं, आर्कियोलॉजर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? खोज करते हैं, खोज के साथ साथ इनको नाम भी रखते चले जाते हैं। तो इसी समझ के हिसाब से मैं आपको आज ये काल पढ़ाने वाली हूँ। तो इस तरीके से इसमें वैसे तो हिस्ट्री के 3 भागों में इसको बांटा गया। आप याद रखना, स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: ऐतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक काल है। अब ये प्रागैतिहासिक काल में किनको रखा गया है? तो गाइस, प्रागैतिहासिक काल में ऐसे हिस्ट्री को रखा गया जिनके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, अर्थात हमारे पास रिटर्न में कोई भी प्रूफ नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें मिली हैं वो कैसी हैं? जैसे आप उनके द्वारा पुरावस्तुएं जिनको हम बोलते हैं, पुरावस्तुएं चाहे वो पत्थर के औजार हो, चाहे उनके द्वारा यूज़ की हुई कोई भी सामग्री हो, उनसे हम जब उस इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उस इतिहास को हम रखते हैं किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। ओके गाइज, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, प्रागैतिहासिक काल में उस काल को रखा जाता है जिसमें हमारे पास लिखित में साक्ष्य नहीं है। तो इसमें हम पाषाण काल को रखते हैं। याद रखना है, पाषाण काल को हम किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि पाषाण काल के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो रिटर्न में नहीं है, वो लिखित में नहीं है। सारी जानकारी गुफाओं में, पत्थरों में, जो हमारे पास जले हुए बीज वगैरह होते हैं फसल के, और हड्डियों से, इस तरीके से हमें जो रिसर्च में जानकारी मिलती है वो हम क्या होते हैं? पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं आदैतिहासिक काल। आदैतिहासिक काल में हम उस हिस्ट्री को रखते हैं, उस इतिहास को रखते हैं जिसमें हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो हैं, मतलब हमारे पास रिटर्न में उस हिस्ट्री के बारे में जानकारी तो मिली है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आदैतिहासिक काल में आप उस हिस्ट्री को रखोगे जिसमें क्या है? हमारे पास लिखित प्रूफ तो मिला है लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। अगर ऐसे इतिहास की बात करें कि ऐसा हमारे पास वर्तमान में कौन सा इतिहास है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। अर्थात हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको हम आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अर्थात इस इतिहास के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें रिटर्न में जानकारी तो मिली है, लिखित में जो है जानकारी तो मिली है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो अर्थात वो जो लिखा हुआ है वो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल में जो है हमने उसको रखा हुआ है जिसके बारे में हमारे पास लिखित में भी जानकारी है और आपके पुरावस्तु जैसे पुरातात्विक स्रोत भी हमारे पास है। तो हम बोल सकते हैं जिनके पास, हाँ, जिस चीज़ के साक्ष्य हमारे पास लिखित में भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं, मृदभांड वगैरह, जो अभिलेख वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, सिक्के वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं ये भी आ जाएंगे। और प्लस में लिखित में जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं जिनको हम पढ़ पाएँ, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि जितनी भी हैं, इनको वर्तमान में हम पढ़ पाए हैं। तो इसलिए जो है ऐसा इतिहास जिसके बारे में जानकारी हमें लिखित में भी मिलती है और पुरातत्व स्रोत की वजह से भी मिलती है, जो कि पुरावस्तुएं होती हैं उनसे भी जो जानकारी मिलती है वो आपकी आ जाती है इसमें, ऐतिहासिक काल में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों जो है स्रोतों के आधार पर हम इनको 3 भाग में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक, आदैतिहासिक और ऐतिहासिक। इस वाली वीडियो में जो है हम फर्स्ट वाले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, प्रागैतिहासिक काल को, और आदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल जो है, सबसे पहले अगर बात करें तो रॉबर्ट ब्रुशफुट के द्वारा भारत में प्रागैतिहासिक काल को स्रोत बनाया गया है और उन्होंने खोजबीन इसके बारे में की है। मतलब अगर हम इसका श्रेय डालें कि भारत, अगर वैसे वर्ल्ड की सबकी हिस्ट्री होती है लेकिन हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री में जो है प्रागैतिहासिक काल की जो स्रोत हैं वो
रॉबर्ट ब्रुश के द्वारा भारत में खोजबीन की गई है, तो ये नाम याद रखना। और 1820 में जर्गेनस प्रोमसन, ये नाम भी याद रखना, 1820 में जर्गेनस प्रोमस ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा है। अर्थात जो प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी है वो जो बांटा है वो रॉबर्ट ब्रुश फुट ने बांटा है। और इसको समझने के लिए, क्योंकि ये टाइम भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है प्रागैतिहासिक काल 100-200 साल का काल होगा, ये भी बहुत लंबा लाखों साल का काल है। तो इसको भी समझने के लिए जो हमारे 1820 में एक पुरातत्ववादी थे जर्गेनस प्रोमसन ने जो है इस काल को भी, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 काल में बांटा है, पाषाण काल, कांस्य युग एंड लोह युग। अब कैसे बांटा हुआ है वो देखो। पाषाण काल में उस काल को बांटा हुआ है जब इंसान ने पत्थर की खोज, पत्थर औजार धातु बनाना शुरू कर दिया था, मतलब पत्थरों से धातु बनाना शुरू कर दिया था, तो उस काल को बांटा हुआ है पाषाण काल में। दूसरा आ जाता है कांस्य युग। कांस्य युग में जब इंसान ने कांस्य की खोज कर दी थी, तांबा और टिन को बना के ये धातु बनता है, तो तांबा और टिन को प्रयोग करने के बाद जो कांसा धातु हमारे पास आया, तो उस युग को, जिस टाइम पे तांबा और टिन की खोज करने के बाद कांसे का भी पर हम यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो वो वाला जो युग आता है वो आता है कांस्य युग में। एंड उसके बाद आता है लोह युग। इस युग में आपको पता ही है कि लोहे की खोज कर दी गई थी, तो इसलिए इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया। जिस काल में आदि मानव पत्थरों का यूज़ करते थे तो वो पाषाण काल में रखा है। जिस काल में जो है कांसे का यूज़ करना शुरू कर दिया था तो उसको कांस्य युग में बांट दिया गया था। और जिस काल में लोहा की शुरुआत हो गई थी, लोगों को लोहे से परिचित हो गए थे, तो उसको लोहा युग में बांटा गया। तो इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? जर्गेनस प्रोमस ने बांटा है। कौन कौन से? पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जिस काल में मानव द्वारा जो चीज़ें प्रयोग में लाई गई थी उसी के अनुसार उसको काल में बांट दिया गया। जैसे मैंने बताया पत्थर, कांस्य एंड लोहा। पाषाण काल के बारे में बात करूं तो मैंने बताया पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। कांस्य युग में कांसे का प्रयोग तांबा और टिन नामक कांस्य धातु से बना था। और लोहा युग में लोहा का प्रयोग किया गया था। ओके, और अगर ये पॉइंट आप याद रखना कि अगर पूछा जाए भारत के पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारत में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। काफ़ी सारी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने हमको जानकारी दी है, तो याद रखना अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे उनको भारत में पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद अब जब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, अब देखो इसको भी मैंने 3 भागों में बांटा था, आपको ऊपर याद होगा। तो ये देखो पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों का जिस काल में यूज़ करना शुरू कर दिया था उसको उसके हिसाब से काल में बांट दिया गया। जैसे कि पाषाण काल में पत्थरों का इस्तेमाल, तो इसी तरीके से पाषाण काल को हम पढ़ेंगे जिस टाइम पे मानव जो था पत्थरों का यूज़ करता था। तो यहाँ पे देख सकते हो पाषाण काल को भी हमने क्या कर रखा है, समझने के लिए 3 भागों में बांट रखा है। आप देख सक रहे हो, ताकि हम अच्छे से समझ सके, क्योंकि पाषाण काल भी एक लंबा काल था जब लोग पत्थरों के धातु का यूज़ करते थे। तो इसको भी समझने के लिए 3 भागों में बांटा हुआ है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो टाइम याद रखना, पुरा पाषाण काल का जो टाइम है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के BC बिफोर क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 10,000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट तक। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम था वो था पुरा पाषाण काल का। फिर 10,000 से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम था वो था मध्य पाषाण काल का। एंड 10,000 से लेकर के 1,000 ईस्वी तक पूर्व तक का जो टाइम था वो नव पाषाण काल में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें भी 10,000 है तो इसमें भी 10,000 है, दोनों में 10,000 है, तो कैसे यकीन करें, मतलब कैसे याद रखें। तो 10,000 यहाँ पे इसलिए दिया गया, ये कहीं कहीं जगह पे नव पाषाण काल शुरू हो गया था, मतलब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था। तो कहीं कहीं पे ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि लोगों ने जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से ही खेती करना शुरू कर दिया था। और कहीं कहीं पे लोगों ने क्या किया, 1,000 ईस्वी के बाद शुरू किया, 1,000 ईस्वी पूर्व से शुरू किया। तो इस तरीके से मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का ये टाइम दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज़ को कि पुरा पाषाण काल का टाइम जो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक का है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 तक का, और फिर नव पाषाण काल का 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक का टाइम आप मान सकते हो। तो कहीं कहीं पे आपको 10,000 भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो पुरा पाषाण काल बहुत लंबा है, जैसे आपने देखा 25 लाख से लेकर के कितने तक,
10,000 तक। तो इस तरीके से ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। तो ऐसे में इसको भी हमने समझने के लिए 3 भागों में बाँट दिया है। ये गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एक डायग्राम टाइप का बना देना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मतलब हमने 3 भागों में पढ़े थे पहले कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक था। वहीं इसको बहुत लंबा टाइम पीरियड होने की वजह से इतिहासकारों ने इसको भी 3 भागों में बाँटा है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। ओके, बस इतना ही याद रखना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये पूरा पाषाण काल के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, अगर आ जाता है। और तो अब हम इन पाषाण कालों के बारे में थोड़ी से आगे देखते हैं। अगर हम लक्षण और गुण देखें तो पूरा पाषाण काल में जो होते थे लोग शिकार वगैरह करते थे। जो आदि मानव थे वो शिकार वगैरह करते थे, आखें तक करते थे, खाद्य संग्रह मतलब कंदमूल फलों को इकट्ठा करते थे। लेकिन यहाँ की एक विशेषता है कि इस टाइम पे पूरा पाषाण काल में खेती नहीं की जाती थी। मतलब 10,000 ईस्वी पूर्व तक की जो पहले की बात है, तब तक जो मनुष्य ने था कृषि करना शुरू नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद जो आगे देखते हैं तो वो होता है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपने देखोगे आप इतिहास में तो जैसे कि ये चीज़ें तो पूरा पाषाण काल में भी होती थी, आखेट, खाद्य, शिकार करना। लेकिन यहाँ पे इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। बहुत अच्छे तरीके से तो हम नहीं बोल सकते कि भाई भारी मात्रा में पशु पालना शुरू हो गया था, लेकिन हाँ, पशु यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग कर दी थी। कई कई जगह में प्रथम पशु जो पाला गया था वो कुत्ता पाला गया था। ठीक है, डॉगी को सर्वप्रथम यहाँ पे क्या था, पालतू पशु बनाया गया था। और नवपाषाण काल में जो है कृषि भी करने लग गए थे और समाज के में जो है लोग स्थायी रूप से एक जगह में रहने भी लग गए थे। अब लोग क्या करते थे, कृषि करने लग गए थे, कृषि के साथ साथ पशु भी पालने लग गए थे। पशु पालने के साथ इनको अब एक जगह में रहना पड़ रहा था। पहले ये एक जगह में टिक के नहीं रहते थे, खाना बदोश होते थे, मतलब घुमंतु होते थे, एक जगह में नहीं रहते थे, घूमते रहते थे। लेकिन अब जब इन्होंने खेती करना, पशु पालना शुरू कर दिया था तो अब इनको एक जगह रहना पड़ता था, क्योंकि जब तक फसल पक नहीं जाती थी तो उस फसल के पकने तक वो वहाँ पे इंतजार करते थे, पशु पालते थे। तो इस तरीके से अब लोग जो है स्थायी तरीके से परमानेंट एक जगह में रहना भी शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से हम जो है इस पाषाण काल को भी 3 भागों में पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल में उनको खेती करनी नहीं आती थी, पशुपालन नहीं करते थे। मध्य पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था और नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन दोनों ही शुरू कर दिया था। औजार की बात करें तो औजार में क्या क्या इन्होंने शुरू कर दिया था वो देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टेन, शल्क, ब्लेड आदि बनाए जाते थे। तो आपको याद रखना है, शल्क, ब्लेड वगैरह आदि पूरा पाषाण काल में पाइप बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंस को समझ सकते हैं। और नव पाषाण काल में स्लेट से बने पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से स्लेट से बने हुए पत्थरों का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में शुरू हो गया था। क्लियर। और उसके बाद जो देखें तो महत्वपूर्ण स्थल हमें कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण। तो पूरा पाषाण काल के बारे में जो है हमें जानकारी अतिमरपक्कम जो जगह है, अतिरमपक्कम जगह तमिलनाडु में, यहाँ पे हथनोरा एमपी से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले। भीमबट्टिका से सबसे पहले प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले। नर्मदा नदी के पास से भी हमें जानकारी मिली है। तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिली है। ठीक है, और अगर मध्य पाषाण के काल के परे तो जो मृद भांड वगैरह मिले हैं उनसे हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है, जो यूपी का एरिया है। और बागौर, राजस्थान, आदमगढ़, सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य जो है यहीं से मिले, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। और उसके बाद आते हैं जो हमें खेती के बारे में साक्ष्य मिले हैं, घरों के बारे में स्थायी रहने के साक्ष्य मिले हैं, वो कश्मीर बुर्ज होम, जहाँ से कि गर्तवास गड्ढे में रहने के अवशेष मिले। लोग गड्ढे के घरों में रहते थे, गर्तवास में रहते थे। कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं कि मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का भी प्रमाण मिला है। उसी के साथ गुफनकेल, चिरांद, कुल्ड, चावल के प्रथम प्रमाण, मेहरगढ़, इस तरीके से इनके बारे में भी जानकारी मिली है। तो ये आपके जगह थे, स्थान थे, प्रमुख स्थल। पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें इन स्थलों से मिलती है, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें इन स्थलों से मिलती है, और नव पाषाण काल के बारे में जानकारी हमें इन स्थलों से मिलती है। तो आपको इनको एक डायग्राम बना के सजा लेना। खोज की बात करें तो जो पूरा पाषाण काल था तब तक आग की जानकारी नहीं हो पाई थी, और मध्य पाषाण काल में जो है आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन व्यवहारिक तरीके से उसको प्रयोग में पूर्ण तरीके से नहीं लाया गया था।
और नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, कृषि के बारे में जानकारी मिल गई थी और समाज के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, मतलब लोग एक जगह में बसने लग गए थे, एक सोसाइटी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि लोग रहना शुरू कर गए थे। इस तरीके से अगर हमने देखा कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एंड नवपाषाण काल के क्या किन किन स्रोतों के हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें थोड़ी सी और जानकारी, तो पहला जो जानवर था पालतू पशु वो कुत्ता बनाया गया था। मतलब सबसे पहले आदि मानव ने जिसको पालना शुरू किया था वो डॉगी था। और सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग उसने किया था वो था तांबा। और सबसे पहले जिन हथियारों का इसने प्रयोग किया था वो था कुल्हाड़ी। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था वो था डॉगी, एंड सबसे पहले जो धातु आदि मानव ने इस्तेमाल की थी वो था तांबा, और सबसे पहले जिस हथियार का यूज़ किया था वो था कुल्हाड़ी। तो इस तरीके से आपकी समझ के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आप देख लेना। और अगर आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल है तो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपके साथ ऐसे ही बनी रहूँगी और भी नई वीडियो के साथ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।